अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम 29 जुलाई का यानी कि डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के जो तीनों टॉपिक्स हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है टाइम फॉर पैलेस्टाइन। देखते हैं कि इसके अंदर क्या यानी कि डिस्कस होगा। राइटर हमें क्या बता रहा है ये भी देखेंगे, एनालिसिस पूरा बिल्ड किया जाएगा ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो सके। दोस्तों, फ्रांस ने अनाउंस किया है कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का सितंबर 2025 में इजलास होगा, वहां फ्रांस पैलेस्टाइन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। दोस्तों, G7 कंट्री में पहला कंट्री फ्रांस है जिसने ये फैसला किया है। अब तवक्को की जा रही है कि ये जो फैसला है ये बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं जो खामोश हुए पड़े हैं, जो पैलेस्टाइन पे जुल्म हो रहा है, अब हो सकता है कि वो पावरफुल नेशन भी अब कोई ना कोई एक्शन ले। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ का क्या रहा है? पाकिस्तान ने हमेशा यानी कि अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर उस टाइम तक अमन नहीं हो सकता जब तक पैलेस्टाइन को फ्री या इंडिपेंडेंट नहीं कर दिया जाता। सो ये यानी कि ये जो फ्रांस ने फैसला किया पैलेस्टाइन को यानी कि एज ए स्टेट यानी कि एक्सेप्ट करने का, ये कब पता लगा हमें? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। ये न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर हुई है। ये फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर इसको होस्ट किया। 123 कंट्रीज इसमें थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिसने इसको ज्वाइन किया। मकसद क्या क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? ताकि सिर्फ बातें ही ना की जाए बल्कि रियल एक्शंस या स्टेप्स लिए जाएं ताकि टू स्टेट सोल्यूशन निकाला जा सके पैलेस्टाइन का। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार का ये कहना है, उसने कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये डिमांड किया है कि जो गजा के अंदर सीज फायर है वो फौरी की जाए। इसके अलावा आपको पता है कि वहां पर कोई सामान नहीं जाने दिया जाता क्योंकि नाकाबंदी की हुई है इसराइली फौज ने। वहां के लोगों को इमदाद नहीं मिल पाती, इसलिए उसको भी मेक श्योर यानी कि किया जा सके। ये यानी कि पाकिस्तान ने कहा है। अब दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर 8 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनका मकसद ये है ताकि ये रियल एक्शंस ले सकें, एक रोड मैप तैयार कर सकें, डेडलाइंस बना सकें और अकाउंटेबिलिटी की जा सके ताकि दुनिया जो है वो सीरियसली कोई ना कोई ये जो मसले हैं इन मसलों का हल निकाले। अब पाकिस्तान का रोल यूनाइटेड नेशन में अगर हम देखें तो दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि ये जो मसला है इस मसले का हल हमेशा डिप्लोमेसी के जरिए या पीस टॉक्स के जरिए आपको निकालना चाहिए। ऑक्यूपेशन के जरिए, बॉम्बिंग के जरिए या डिस्प्लेसमेंट के जरिए आप मसले का हल नहीं निकाल सकते। ये पाकिस्तान की पोजीशन है। अब दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसराइल और यूएस ने इस कॉन्फ्रेंस को स्ट्रांगली अपोज किया। इवन कि उसने कोशिश की थी कि दूसरे ममालिक भी इसको ज्वाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी आप देखें कि कितने ज्यादा ममालिक ने ज्वाइन किया। इससे ये पता लगता है कि ये जो यानी कि पावर्स है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अमेरिका और इसराइल किस तरह से आइसोलेट या अलोन होता जा रहा है। अब ग्लोबल रिकग्निशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, तकरीबन 140 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो पैलेस्टाइन को पहले ही रिकग्नाइज कर चुके हैं। फ्रांस का ये जो डिसीजन है, इससे हो सकता है कि अब यूरोपियन ममालिक और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो भी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लेंगे। आप कह सकते हो कि ये एक रियल डिप्लोमेटिक मूवमेंट है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यानी कि कोई एक्शन लिया जा रहा है। अब पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमेशा यानी कि की है पैलेस्टाइन की। जिस तरह ओस्लो एकॉर्ड हो गया, अरब पीस इनिशिएटिव हो गया, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हो गई, पाकिस्तान ने हमेशा पीस प्लान्स को सपोर्ट किया है। तो फाइनल मैसेज जो है दुनिया के लिए, पैलेस्टाइन जो है वो दोस्तों आप देखें कि वो उसकी जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से वो जंग को, स्टेटलेसनेस को, ऑक्यूपेशन को वो फेस कर रहे हैं। हर वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर कम से कम आज़ादी है उसे शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर उसने आज़ादी का मतलब पता करना है कि क्या होती है आज़ादी, वो पैलेस्टाइन को, कश्मीर को, इन ममालिक को देख सकते हैं कि जिनके पास रहने को घर तो है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो घर में किस टाइम पे आके वहां पे कोई ना कोई अटैक हो जाएगा, कोई बॉम्ब आके वहां पे अटैक कर देगा। मतलब ये कि दोस्तों, आज़ादी का पता, वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का पता हमेशा उस टाइम लगता है कि जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती। ये एक मैसेज है कि वो कितना आपके, कम से कम उनका ये तो हक है कि वो उनकी अपनी रियासत हो, ये वो कोई फेवर नहीं मांग रही है, उनका हक है। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको मिल के क्लियरली मोरल करेज के साथ इस मसले का हल निकालना चाहिए। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था एडिटोरियल का। अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, डेट इज फार्मर्स डिस्ट्रेस के नाम थे। दोस्तों, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जो है उसने वार्निंग दी है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कंडीशन के बारे में।
उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो फार्मर्स हैं वो बिग फाइनेंशियल ट्रबल में से गुजर रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो बहुत वीक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही। इन प्रॉब्लम्स की वजह से राइस कोन्स या मैंगो मतलब कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट्स भी कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, वो भी कम हो जाएंगे। सो फूड इंसिक्योरिटी का मसला बढ़ता जा रहा है, वीट क्राइसिस आ रहा है। अब इन्होंने ये भी वार्न किया है पाकिस्तान को कि यानी कि जो नेक्स्ट वीट की हार्वेस्ट होगी वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज का मसला हो सकता है, प्राइसेस भी बढ़ सकती है, महंगाई आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों गांव के अंदर जो रूरल पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है, इनक्वालिटी का इजाफा होता जा रहा है, अमीर गरीब में फर्क बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ज्यादा हो सकते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, आप देखें उन्हें पानी का मसला रहता है, प्रोडक्टिविटी क्रॉप की बहुत कम होती है, रोड्स नहीं है, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होती, मशीन्स बहुत कम है, लेबर काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनपुट नहीं है हमारे पास या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो सीड्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारी प्लानिंग नहीं होती, पॉलिसीज नहीं है, क्लाइमेट चेंजेस आती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं। तो ये मसले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर लास्ट 15 ईयर्स की हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने यानी कि इंडस्ट्री और सर्विसेज की निस्बत भी कम ग्रोथ दिखाई है। मेजर क्रॉप्स जो हैं वो जस्ट 1% पर ईयर के हिसाब से ग्रो कर सके हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सबकी ग्रोथ कम रही है, सिर्फ लाइफ स्टॉक सेक्टर था जिसकी ग्रोथ बेहतर रही है। सो अब इन्होंने ये डिमांड की है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो कम की जाए, हमारे हमें फेयर प्राइसेस दी जाएं, ये उनकी यानी कि डिमांड थी। अब दोस्तों करने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो गवर्नमेंट है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी लेके आएं, या इसके अलावा आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, आप मार्केट तक एक्सेस तो दें फार्मर को ताकि वो जाके अपनी चीज़ खुद सेल कर सके। आप रिसर्च करें, डेवलपमेंट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मजीद इन्वेस्टमेंट लेके आएं ताकि मजीद टेक्नोलॉजी आए, आप मॉडर्न मशीन को लेके आएँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक लेके आएँ ताकि हम क्लाइमेट रेजिस्टेंस के तौर पर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करवा सकें। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पे, दैट इज स्टॉप पोलियो नाउ के नाम से। ये स्टेम एंड टाइड के नाम से है, जो कि पोलियो जिस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पोलियो के जो केसेस है उसे रोकने की ज़रूरत है। दोस्तों टोटल केसेस इन 2025 के अंदर 17 यानी कि रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 10 केपीके में से हैं, 5 सिंध में से है, एक पंजाब में से, एक जीबी में से। जो चिल्ड्रन अफेक्ट हुए हैं, एक 15 साल लड़की है जो कि लकी मरवत से है, एक 6 साल लड़की है जो कि मीर अली की है, एक 5 साल लड़का है जो कि उमरकोट सिंध का है। और ये जो बच्चे हैं दोस्तों ये अब सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो गए हैं क्योंकि इन्हें वैक्सीनेशन यानी कि नहीं लगवाई गई, वैक्सीन ना लगवाने की वजह से। दोस्तों ये जो पोलियो के केसेस होते हैं, एक वायरल डिजीज है, एक बंदे को जब लगती है तो उसकी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, फिर उसकी वजह से ये वायरल डिजीज है, एक बंदे से दूसरे बंदे को भी हो सकती है। कम्युनिटी में अगर एक केस आ गया तो दूसरे को भी लग सकता है, इसलिए वो कहता है कम्युनिटी रिस्क भी है, अगर एक केस लगता है तो ये फिर दुनिया में फैल भी सकती है, उससे सारे एरिया में फैल जाएगी। सो अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जो है वो भी यानी कि अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई बच्चों ने तो वायरस उनको भी आके अटैक कर सकता है। तो पोलियो प्रोग्राम्स के लिए वार्निंग भी होती है। दोस्तों आप देखें पोलियो जो है अगर यानी कि अगर हम इम्यूनिटी गैप आ जाता है तो पोलियो जो है वो वापस आ सकता है। चिल्ड्रन जो है दोस्तों वो सारे के सारे जो यानी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई वो खतरे में रहते हैं। पोलियो जो है वो एक डेंजरस है क्योंकि पोलियो इन्फेक्ट यानी कि वायरल डिजीज है, और इसका इलाज भी नहीं है दोस्तों, पहले ही आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी जस्ट, अदरवाइज सारी जिंदगी के लिए ये पैरालाइज कर देता है। इसकी प्रोटेक्शन जस्ट वैक्सीन है, ओरल यानी कि वैक्सीन है, कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, 5 साल के कम के एज के जो बच्चे हैं उनको। हेल्थ वर्कर्स जो है आप देखें वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो जाते हैं केपीके वाली साइड पे, बलूचिस्तान वाली साइड पे, इन पे अटैक किए जाते हैं, दहशतगर्द इन पे अटैक करते हैं, फिर भी वो यानी कि कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जिंदगियों को बचाया जा सके। और इसके अलावा दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है, पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो अपने बच्चों को पिलाते ही नहीं है यानी कि ये कतरे पोलियो के।
सो जिसकी वजह से सिर्फ उनके अपने बच्चे नहीं बल्कि सारे की सारी कम्युनिटी रिस्क पे चली जाती है। सो गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को पॉलिसी ये यानी कि पोलियो को सीरियस लेना चाहिए और अर्जेंट नीड की ज़रूरत है कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं और स्ट्रॉन्ग इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। सो दोस्तों ये हमारे 3 एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।